नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास डिबेट इतिहास का हिस्सा। सुनिए नया किस्सा। इतिहास क्या है? इतिहास वक्त के साथ मानव समाज के विकास और तब्दीली का अध्ययन है। इसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक पहलुओं को स्टडी किया जाता है। इतिहास अतीत की घटनाओं, लोगों और संस्कृतियों को व्यवस्थित अध्ययन के रूप में बताता है, जो हमें वर्तमान को समझने और भविष्य के लिए मार्गदर्शक के तौर पर गाइड करता है। इतिहास बदल गया है, टाइम मशीन से भूतकाल में जाकर नहीं, बल्कि एनसीईआरटी की किताबों में 8वीं क्लास की नई किताब में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल को इतिहास का काला अध्याय बताया गया है। इस किताब में बताया गया कि इतिहास के कुछ कालखंड में ऐसे आक्रमणकारी और शासकों ने भयानक क्रूरता और अत्याचार किए। एनसीईआरटी ने 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब में कई बदलाव किए हैं। खासकर मुगल काल और दिल्ली सल्तनत वाले चैप्टर को अपडेट किया गया है। अब बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि मुगल कितने क्रूर और निर्दयी थे। मसलन बाबर ने कैसे कत्लेआम मचाया, अकबर कैसे क्रूरता और सहिष्णुता का कॉकटेल था, और औरंगजेब ने कैसे मंदिरों और गुरुद्वारों को तबाह और बर्बाद कर दिया। काशी के ज्ञानवापी मामले में कोर्ट में बाबर और औरंगजेब के कारनामों के हजारों पन्नों की फहरिस्त वकीलों ने जज साहब के सामने बांची है, पढ़ी है, समझाई है। अब यही इतिहास एनसीईआरटी का हिस्सा बन गया। 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब का पहला पार्ट, पहला चैप्टर एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पिछले हफ्ते रिलीज की गई। एनसीईआरटी ने इस किताब में हुए बदलाव को लेकर किताब के एक चैप्टर में चेतावनी भी छापी है। इसमें लिखा है, अतीत की घटनाओं के लिए आज किसी को भी जिम्मेदार ठहरा जाना ठीक नहीं है। यह चैप्टर पहले 7वीं क्लास के छात्रों के लिए शुरू किया गया, लेकिन अब एनसीईआरटी ने बताया कि दिल्ली सल्तनत, मुगल काल और मराठों का इतिहास केवल 8वीं क्लास में ही पढ़ाया जाएगा। इस किताब में 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास को कवर किया गया है। यानी एक बार फिर से एनसीईआरटी की किताबों को लेकर सियासत शुरू हो जाएगी, बवाल मच जाएगा। एक बड़ा पैनल मेरे साथ होगा जो इस तमाम मामले को डिस्कस करेगा। हम उनसे समझेंगे कि आखिर ये कैसे हो रहा है। पहले जो इतिहास पढ़ाया गया वो सही है, या अब जो इतिहास पढ़ाया जाएगा वो सही है। जरा ग्राफिक के जरिए समझिए कि एनसीईआरटी किताब में आखिर क्या तब्दीलियां की गई हैं। 8वीं क्लास में दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड के नाम का चैप्टर ऐड किया गया है, और इसी चैप्टर को एनसीईआरटी की किताब में काला अध्याय यानी ब्लैक चैप्टर बोला गया है। यानी किस तरह से आक्रांतों ने हम पर शासन किया और हमारे साथ गलत क्या दुश्वारियां की, हमें परेशान किया, हमें लूटा, हमारे सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाया, हमारे मंदिरों को तोड़ा। इसके अलावा कुछ आक्रमणकारियों, शासकों को क्रूर और अत्याचारी एनसीईआरटी ने अपनी किताब में बताया है। बाबर, हुमायूं, औरंगजेब शरीखे शासकों ने किस तरह से हमारे देश को नुकसान पहुंचाया। बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि मुगल कितने क्रूर और निर्दयी थे। इससे पहले किताबों में यह बात नहीं थी। अब चैप्टर नया है, किताब नई है, साल नया है, तो फैक्ट्स भी नए हैं। बाबर ने कैसे कत्लेआम मचाया, हमारे बच्चे अब ये पढ़ेंगे 8वीं की क्लास में। इसके अलावा और क्या तब्दीलियां हुई हैं वो भी जल्दी जल्दी आपको हम बता देते हैं। अगली तब्दीली जो दिखाई देगी कि एनसीईआरटी की तरफ से फिलहाल कोई जवाब नहीं आया है, किसी तरह की क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन किताब रिलीज हो गई है मार्केट में, चैप्टर बदल दिया गया है। उन चैप्टर्स का जो मजमून है, उसका जो कंटेंट है, हम आपको बता रहे हैं। बदलाव क्यों किए गए हैं इसे लेकर भी जानकारी साझा नहीं की गई है। पिछले साल भी कुछ तब्दीलियां हुई, इसे लेकर एनसीईआरटी की तरफ से प्रतिक्रिया जल्द आ सकती है, क्योंकि एनसीईआरटी को क्लैरिटी तो देनी पड़ेगी कि आखिर पुराना इतिहास सही था, जो ये वाला ऐड हुआ है ये वाला सही है। पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को शामिल किया गया है। ये पिछले साल का अपडेट हम आपको बता रहे हैं। एनसीईआरटी की किताबों में जो चीजें ऐड की गई थी उसके बारे में बता रहे हैं। वीर अब्दुल हमीद का चैप्टर किताबों में शामिल किया गया, जो इससे पहले बच्चे नहीं पढ़ रहे थे। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है, आइए फटाफट तारुफ करा देता हूं। अमरदीप त्रिपाठी मेरे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अमरदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। प्रशांत सिंह आपको तस्वीर में दिखाई देंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है। मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ शोएब सिद्दीकी हैं। सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है फिर से कार्यक्रम में। आलोक पांडे मेरे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहला सवाल मैं बीजेपी के प्रवक्ता से करूंगा। अमरदीप त्रिपाठी, सरकार आपकी है, बच्चे क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे सरकार डिसाइड करेगी। इससे पहले मुगल शासकों का जो इतिहास था वो सही था, जो ये वाला ऐड हुआ है ये सही है, बच्चे क्या करें, किसको सही समझे? अमरदीप त्रिपाठी। देखिए अमित भाई, भारत का इतिहास जो है गुलामी मानसिकता से नहीं लिखा जाना चाहिए, बल्कि जो है सच की रोशनी से लिखा जाना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस एक लंबे
समय तक जो है देश पर राज किया और उन्होंने गुलामी मानसिकता के तहत जो है पूरे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का कार्य किया। अकबर को महान बताने का कार्य, हम लोग भी जो है एनसीईआरटी के बुक में हम लोग जब छोटे थे, आप भी रहे होंगे, यही पढ़े, अकबर महान था, औरंगजेब महान था जी। और जब आज जो है सच के पन्नों को खंगाला गया और वास्तविकता निकल के आ रही है, तो भारत के में जो भी एनसीईआरटी के बुक हमारे तब भी हमारे जैसे लोग पढ़े या जो हमारे पूर्वज रहे होंगे, आने वाली पीढ़ी, जिन लोगों ने अकबर महान पढ़ा, औरंगजेब को महान पढ़ा, उनके तो पैर के नीचे से जमीन खिसक गई कि कांग्रेस ने इतना बड़ा देश के साथ में गद्दारी और धोखा करने का कार्य किया कि अकबर महान जो आक्रांता थे, जिन्होंने हिंदू सभ्यता को, भारत की संस्कृति को नष्ट नाबूद किया, जिन्होंने सनातन धर्म को तोड़ने मरोड़ने का कार्य किया, लाखों कत्ले आम करवा दिए, एक धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए, वो महान कैसे हो सकते हैं? राजनीतिक स्तर इतना गिर गया था कांग्रेस का कि कांग्रेस ने गुलामी मानसिकता को पूरे देश के अंदर बच्चे बच्चे तक भरने का कार्य किया था। जो बच्चा पैदा होता है, स्कूल में जाता है, उसके दिमाग में यह भर दिया गया कि अकबर महान थे और औरंगजेब महान थे। इस प्रकार से गुलामी वाली मानसिकता से हम लोग कितने लंबे समय से जी रहे थे। ये तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का, और पूरे देश के लोग इस बात का धन्यवाद कर रहे हैं। कम से कम आज बच्चे जो है देश के जो है, जो आने वाले समय में भविष्य होंगे देश का, वो सच का सामना कर रहे हैं, सच के इतिहास को जान रहे हैं कि औरंगजेब महान नहीं था, औरंगजेब आक्रांता था। उसने मंदिरों को तोड़ने का कार्य किया, उसने संस्कृति और सभ्यता को मिटाने का कार्य किया। तो निश्चित रूप से आज जो सच सामने आ रहा है, यही आना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में निश्चित रूप से जो इतिहास को छेड़ने का काम, तोड़ने का काम, मरोड़ने का काम किया है, उसको सुधार कर वास्तविकता जनता के सामने, देश के सामने लाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे। ठीक है प्रशांत सिंह जी, मुझे ये बताइए, इतिहास तो एक ही है, बीजेपी का अलग इतिहास नहीं हो सकता, कांग्रेस का इतिहास अलग नहीं हो सकता, हम सभी के लिए जो हिस्ट्री है वो एक जैसी ही है। लेकिन फैक्ट तो यही है प्रशांत सिंह जी कि ज्ञानवापी मंदिर परिसर की जब कवरेज मैं कर रहा था तो मुझे जो फैक्ट मिला वो फैक्ट बताता है कि औरंगजेब, बाबर, हुमायूं ये तानाशाह थे, क्रूर थे, इन्होंने हमारी महिलाओं के साथ रेप किया, बच्चों का गला काटा, मंदिर तोड़े, इन्होंने गुरुद्वारों को तोड़ा, हमारे गुरुकुल बर्बाद किए, हमारी जो किताबें थी, हमारे जो धार्मिक पुस्तकें थीं उसको आग लगा दी। और इससे पहले के इतिहास के किताब में जो बातें थी वो बिल्कुल अलहदा थी। दीन-ए इलाही चल रहा था, मंदिर बन रहे थे, गुरुद्वारे बन रहे थे, भारत का विकास कर रहे थे ये मुगल। तो कौन सा वाला हिस्ट्री ठीक थी, जो बीजेपी वाली या आपके सरकार में जो चीजें छपी वो वाली सही थी? प्रशांत सिंह जी। धन्यवाद इस चर्चा में बुलाने के लिए, बहुत ही मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूंगा कि एक बहुत ही छोटा सा जोक है। 1526 से लेके 1857 तक 330 साल लगभग श्रीवास्तव डायनेस्टी थी भारतवर्ष में, और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर थे राजकुमार श्रीवास्तव जी। उन्होंने भगवा कोट बनाया था आगरा में और नई दिल्ली में। उन्होंने एक ताजमहल नाम की इमारत बनाई थी, और वो डायनेस्टी जो है वो 300 साल बाद क्वीन एलिजाबेथ को अपना बेटन देकर के चली गई। अब 2014 में वो डायनेस्टी फिर से वापस आ गई, 11 साल अमृत काल में। जी, ये जो अमृत काल चल रहा है, पिछले 11 साल में जो भाई साहब अभी जितनी देर से बता रहे थे, वो पिछले 11 साल में जो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं, जिनको बात करने के सलीका नहीं, जिनको स्त्रियों को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड नहीं प्रशांत सिंह जी, विषय ये नहीं है, विषय इतिहास है। प्रशांत सिंह जी, इतिहास पे आप विषयांतर जब हो रहा था तब आपको उनको रोकना चाहिए था। 11 वर्ष से उसी लाल किले पे चढ़ के जहाँ भाषण दे रहे हैं 15 अगस्त को, उसका नाम भगवा कोट क्यों नहीं किया? उसका टिकट लगा करके उसको डालमिया ग्रुप के नाम आउटसोर्स कर दिया। सारे जितने आपके एयरपोर्ट थे उनको आपने अडानी को दे दिया। देश बेचो सरकार चला रहे और थोड़ी सी शर्म भी नहीं आती? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम पे एक रद्दी, एक टुकड़ा जो एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं दे पा रहा है,
और आप 2025 में बैठ के बातें कर रहे हो 300 साल पुरानी। आप इनसे चलाओगे देश का भविष्य। 2025-26 के बच्चे को एआई के बारे में पता होना चाहिए। ये प्रशांत जी कैमरे की तरफ देखिए, प्रशांत सिंह जी कैमरे की तरफ देखिए, कैमरे की तरफ देखिए। आप आपका आई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ, मैं भी श्रीवास्तव डायनेस्टी में चला गया था, सॉरी। हाँ, प्रशांत जी कैमरे की तरफ देखिए। जी जी। तो अब ये आप इनसे पूछिए। और रही बात जो इतिहास के फैक्ट है, वो तो फैक्ट है। 1526 में अगर कोई आया आक्रांता, उसने अगर एक डायनेस्टी बनाई, उसमें बहुत सारी चीजें हुई। और वो उस समय की जनतंत्र था, वो उस समय लोकतंत्र नहीं था। लोकतंत्र इस देश में 1950 में 26 जनवरी को आया, जब संविधान इस देश ने अडॉप्ट किया पहली बार, और जिसमें सबको समानता का अधिकार मिला, सबको अपने अपने धर्म और अपने आस्था के प्रति अपना व्यवहार करने का समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, हर प्रकार की समानता। फिर उसके बाद आपने मताधिकार का एडिशन हुआ 1989 में, जिसको एडेड फ्रेंचाइज बोलते हैं। अब आप उस पे बात करेंगे या आप इन सब चीजों पे बात करेंगे? तो अब आप जवाब ले लीजिएगा प्लीज। ठीक है प्रशांत जी, मैं सवाल एक मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसके बाद आप जवाब लीजिएगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो बीजेपी ने तब्दीलियां एनसीईआरटी किताब में की, वो सही थी, या जो तब्दीलियां कांग्रेस ने कर बच्चों को पढ़ने के लिए पब्लिश किताबें कराई, वो सही था? मेरा सवाल, आप ये वाला सवाल का जवाब नहीं दिया, आप जवाब दीजिए, फिर मैं बीजेपी के पास जा रहा हूँ। मैं बिल्कुल आपको जवाब देता हूँ। देखिए, हर दशक की चुनौतियां अलग होती, और हर जब आजादी हमको मिली, इंडिपेंडेंस, उस दशक की चुनौतियां अलग थी जी। तो उस समय पंचवर्षीय योजनाएं बनी। तो जो पंचवर्षीय योजना 1952 में बनी, तो 1960 में बच्चों को उसके बारे में परिचित कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा? इसी के बाद 1970 का दशक आया, उसमें पिछले 25 सालों में आजादी में हमने क्या किया, उसके बारे में अवगत कराया गया। फिर उसके बाद 1990 का दशक आया, जब लिबरलाइजेशन हुआ, तब तक कंप्यूटराइजेशन हो चुका था, तो उसके बारे में अवगत कराया गया। बच्चों ने सॉफ्टवेयर क्रांति सीखी, उसकी वजह से सॉफ्टवेयर। प्रशांत जी कैमरे की तरफ देखिए, प्रशांत जी लुक टुवर्ड्स कैमरा, कैमरे की तरफ देखिए। तो सारे ये आया, तो बैंगलोर आप ले लीजिए, आप पुणे ले लीजिए, आप हैदराबाद ले लीजिए, ये उन्हीं शिक्षा नीतियों से ही निकल करके आई। अब उनमें जो जिन तब्दीलियों की आप बात कर रहे हैं, वो तब्दीलियां ठीक है प्रशांत जी, ठीक है पर्पस के लिए नहीं होनी चाहिए। ठीक है सिंह साहब, ठीक है। मैं आलोक पांडे के पास जा रहा हूं, लेकिन आलोक पांडे, इतिहास तो बदल नहीं सकता किसी के लिए, ऐसा तो नहीं टाइम मशीन में जाके किसी ने चेंज कर दिया। अब कांग्रेस जो तर्क दे रही है, गलत हिस्ट्री बच्चों को पढ़ाने की बात को एक्सेप्ट करने की जगह सिंह साहब अलग तर्क और अलग नैरेटिव मुझे समझा रहे हैं। आलोक पांडे, प्लीज कम टू डिबेट। मुझे ये समझ नहीं आया कि इतना अगर कॉन्स्टिट्यूशन पूरे के लिए पश्चिम आ जाते हैं, बेंगलोर को डेवलप करने में गलत एनसीआर की कहानी चल रही है। अकबर तो देर से बेंगलोर बन गया क्या? बाबर को महान बताने से, हुमायूं और बाबर को महान बताने से क्या देश महान हो गया? लाल किले बनाने वाले जहां से आए थे वहां झोपड़े में रहते थे, चमड़े की खान बना के पट्टी के मकानों में, और बहुत मिले बकवास करने की लिमिट उतर आते हैं बकवास करने में। भाई आप ये बताओ, मैं कहीं जाऊंगा अमेरिका में और घर बनाऊंगा, तो अगर भारत में ऐसा घर बनाए तो अमेरिका में बनाओगे ना। यहाँ अमेरिका में घर इन्वॉल्व कर लिया और यहाँ झोपड़े में रहते थे, और यहाँ मतलब के हमने भारतीय बना दिया। बकवास की सीमा होती है, उस सीमा को जब आप क्रॉस करते हैं तो हंसी आगे दूसरे कुछ आता नहीं है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में एक नोट करूंगा कि अकबर के मामले में आप ही कहीं बोला है, वो सहिष्णु नहीं था, सहिष्णु होने की नौटंकी करता है अकबर। तो जरा वो सहिष्णु को भी काट के सही कर दो यार, इतिहास सही कर दो। अकबर को सहिष्णु कहना भी इतिहास के साथ देना नहीं है। वो पॉलिटिकली मजबूत होने के लिए सहिष्णुता का नाटक करता था। जी बात अकबर को भी पूरा एक्सपोज करिए, सहिष्णु कह के आप अभी भी इतिहास में कहीं न कहीं पर लचीलापन दिखा रहे, सच दिखाने से डर रहे हैं। जी बीजेपी बधाई की पात्र है कि इतना सच दिखाने की उसको हिम्मत पड़ी जी, लेकिन जो कांग्रेस ने गढ़ दिया था मुगल काल को कि मुगल काल न होता तो भारत न होता, दुनिया में ऐसे आक्रमणकारियों का इतिहास नहीं पढ़ाया गया।
इनको। माफ कीजिएगा, अगर ऐसे बेंगलोर बनाना है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को पढ़ाना बंद कर दे कांग्रेस, पूछिए वैदिक गिरह क्यों गायब किया इन्होंने एनसीईआरटी से। 2014 के पहले जो एनसीईआरटी में परिवर्तन किया कांग्रेस ने, उसमें वैदिक गिरह है ही नहीं। वैदिक संस्कृति को शून्य करने वाली, मुगलों को विस्तारित पढ़ाने वाली, अकबर को अकबर द ग्रेट कहने की जो कल्चर है, वो सनातन का अपमान है, भारत का अपमान है, भारतीय संस्कृति का अपमान है। और फिर बेंगलोर के पीछे जब कांग्रेस पार्टी छुपती है तो दुख होता है। ठीक है प्रशांत, को क्रूर शासक कहने पर बेंगलोर न बनता क्या? औरंगजेब का सच बताने पर मैं आ रहा हूं अमरदीप, मैं आ रहा हूं। प्रशांत सिंह एक छोटा जवाब दीजिए, मुझे अमरदीप के पास जाना है और शोएब भाई भी वेट कर रहे हैं। प्रशांत सिंह जी, प्रशांत सिंह जी, प्रशांत जी बात कर रहे थे, इनको बता दीजिएगा कि किसी भी डिबेट में किसी के पॉइंट को इस तरह से बकवास नहीं बोला जाता। इसको एनीवेज आई विल कम टू द टॉपिक। कल्चर का नाम लिया इन्होंने अपने वर्कशॉप के बीच में। कल्चर इंग्लिश शब्द होता है। अभी इनके गृह मंत्री ने बोला कि देश में ऐसी बात होनी थी और अगले दिन पलट के इन्होंने बोला जो कल्चर विरोधी पार्टी है, आपको मैं नंगा करूं यार, क्यों अपनी संघी मानसिकता सामने ला रहे हो? कल्चर सिखा रही है। क्यों संघी मानसिकता सामने ला रहे हैं? आप पूरे भारत सनातन की संस्कृति के नष्ट करने का तो काम किया है। आपने, आपके सिर पे शेषनाग सवार है क्या? आप सनातन की रक्षा करेंगे? बिल्कुल, सनातन का भी पता है आपको? थोड़ा करेंगे तो जाइए कहीं और करिए, डिबेट में मत करिए, कम से कम लोगों को बीच में डिस्टर्ब मत करिए। एटलीस्ट इतना एटिकेट समझिए। अरे मैंने बकवास शब्द क्या गाली है क्या? बकवास का मतलब नहीं समझते हो? ठीक है, ठीक है, अमरदीप त्रिपाठी के पास जा रहा हूं। ठीक है, आलोक पांडे, प्रशांत सिंह जी, मैं आता हूं आपके पास। अब अमरदीप, क्या मैं शायद ये सवाल थोड़ा सा मेरा आउट ऑफ वे हो, क्या मुस्लिम कम्युनिटी को प्लीज करने के लिए, तुष्टीकरण के लिए, या जो लिख दिया गया उसको नहीं हटाने के लिए कांग्रेस को कभी ऐसा लगा कि अगर हम इन चैप्टर्स में तब्दीलियां करते हैं तो एक समुदाय विशेष हमसे रुष्ट हो जाएगा, इसलिए वो प्रथा चली आ रही थी कि औरंगजेब एक महान शासक था, उसने देश के विकास के लिए बहुत काम किए, उसने मंदिर बनवाए, ये सब चलने दिया गया इसीलिए क्योंकि एक खास समूह, एक खास जो कौम है वो नाराज हो जाएगी? क्या ऐसा था क्या अमरदीप त्रिपाठी? अमित भाई देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस ने हमेशा एक समुदाय को खुश करने के लिए भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के इतिहास सबको नस्तानाबूद करने का कार्य किया। और अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता बात कर रहे थे, लाल किला की बात कर रहे थे और ताजमहल की बात कर रहे थे। राहुल गांधी कहते हैं जो लोग मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। तो ऐसे कांग्रेस के राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रवक्ता को यह बात समझ में नहीं आ सकती है कि जो हमारे प्राचीन मंदिर थे उसमें नक्काशियां थी, जो मूर्तियां थी, उन मूर्तियों को, नक्काशियां जो थी वो किसी लाल किले और जो है ताजमहल बनाने वाले की हैसियत नहीं थी कि ऐसे मंदिरों में जो नक्काशियां हमारी बनाई गई थी, हजारों मंदिरों को नस्तानाबूद करने वाला वो आक्रांता जो है औरंगजेब, नपुंसक औरंगजेब और अकबर ने जो हमारी सभ्यता को, हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारी नक्काशियों को तोड़ने का कार्य किया, ये कांग्रेस और कांग्रेस के जो है नेताओं को, राहुल गांधी को, उनके प्रवक्ता को ये बात समझ में नहीं आती है या समझना नहीं चाहते हैं कि जो नक्काशियां थी वो तो अकबर और औरंगजेब की हैसियत नहीं थी बनाने वाली। हजारों मंदिरों को तोड़ा गया, उस पर बात नहीं करते हैं और इस पर ये लोग बेशर्मी की डिबेट करते हैं, शर्मिंदा तक नहीं होते हैं कि इन्होंने इतिहास के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया, इतिहास को छुपाने का कार्य किया। इतिहास के पन्नों में जो आक्रांता थे, जो लुटेरे थे, जो नपुंसक थे, जो हिंदू बहन बेटियों के साथ में बलात्कार करने का कार्य किया, मंदिरों को तोड़ने का कार्य किया, उनके मान बचाने का कार्य करते हैं। ऐसे देश विरोधी और देश लुटेरे कांग्रेसी के लोग हो सकते हैं। ठीक है, शोएब भाई के पास जा रहा हूं। शोएब सिद्दीकी इज अ मुस्लिम स्कॉलर। शोएब भाई, मुझे ये बताइए, आईने अकबरी को पढ़ लें या बाबर की जो बायोग्राफीज़ हैं, जब मैं ज्ञानवापी कवर कर रहा था तो मैंने बहुत सारा स्टडी किया, जो मुस्लिम कल्चर है और जो किताबें हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। इन किताबों के लिहाज से तो कहीं नहीं लगा कि बाबर और औरंगज़ेब ने हमारा भला किया है। आप बहुत बेबाक बोलते हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, क्या ये इंट्रूडर्स नहीं थे? क्या ये हत्यारे नहीं थे? क्या इन्होंने मंदिर नहीं तोड़े? क्या इन्होंने हज़ारों की तादाद में महिलाओं के साथ रेप नहीं किया? बच्चों के गले कलम नहीं किए?
शोएब भाई, तो शोएब सिद्दीकी ने अगर जिंदगी में इंतजार किया है तो वो सिर्फ है नमाज, लेकिन उसके बाद भी पैदा हो जाता है। आप देखिए जो मामले चल रहे हैं, मैंने हमेशा एक बात कही, हर चैनल पे कही, नेशनल चैनल पे कही कि किसी भी मुल्क पर अगर हुकूमत करनी हो तो उसका सबसे बड़ा हथियार होता मजहब। और अंग्रेजों ने जो उसका सहारा लिया, हमारे मुल्क को 100 साल लूटा, लेकिन जब उनकी हकीकत मंजरेआम पर आई तो उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। तो अगर मजहब को लेके कुछ जाए तो मैं समझता हूँ पहले मुल्क खोखला होता है, फिर वहां की आवाम खोखली होती है जी। अब आप बताइए, जिस तरह आपने बताया है कि कक्षा 8 में औरंगजेब या अकबर की बात चल रही है जी, तो इसमें आप अमित भाई गौर करिए कि ये डिबेट कहीं और चली जा रही थी। कांग्रेस पे वार हो रहा था, समाजवादी पे वार हो रहा था, इस किताब पे बात नहीं हो रही थी। आप बताइए, अगर मैंने हमेशा एक बात कही कि मेरे नबी ने फरमाया है कि मुल्क की वफादारी आधा ईमान है और मुल्क को जो भी कानून फॉलो होगा मैं करूंगा, लेकिन आप बताइए जयचंद के बारे में कब लिखा जाएगा? जैसे औरंगजेब की बात हो रही है, अकबर की बात हो रही है, अभी आप देखिए कुछ महीनों पहले बात होती थी तो औरंगजेब को यहाँ के लोग कहते थे गलत है, अकबर को सही कहते थे, लेकिन आज ये मामला आया कि अकबर को भी गलत कहा जा रहा है। नहीं शोएब भाई, मेरा सवाल देखिए, मेरा सवाल ये था कि औरंगजेब और बाबर और इन सभी आक्रांताओं के लिए चीजें लिखी गई कि इन्होंने देश का नुकसान किया है, इस बात से सहमत है कि नहीं? मंदिर औरंगजेब ने 16वीं शताब्दी में तोड़े या नहीं तोड़े, मैं ये पूछ रहा हूं, आपकी मालूमात क्या है, आपकी जानकारी के हिसाब से बताइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पक्ष विपक्ष लीजिए, सवाल नहीं हो पाएगा। देखिए होता क्या कि WS दाखिल करने के लिए यस या नो होते हो, पूरी बात करनी पड़ती है। देखिए जो भी संविधान के खिलाफ बात करेगा, जो मस्जिद शहीद करेगा, जो मंदिर शहीद करेगा, जो चर्च शहीद करेगा, जो गुरुद्वारे शहीद करेगा, सब खिलाफ है। अगर आप कहते हैं कि मंदिर को गिरा रहा है तो गलत है, मस्जिद को गिरा रहा है गलत है, चर्च को गिरा रहा है गलत है, गुरुद्वारा को गिरा रहा है गलत है। संविधान सबके लिए बराबर है। और अगर जिसने गलत किया, हमने हमेशा सर एक बात कही, आप मेरा सवाल डक कर रहे हैं। सजा पाई जी सर, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। तो मैंने हमेशा एक बात कही, ये मुल्क संविधान चलता है। अगर जिसने भी इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, चाहे वो शोएब सिद्दीकी हो चाहे अमित भाई हो, वो गुनहगार हैं। नहीं, आपने मेरा सवाल डक किया शोएब भाई। ये सब जो आप बातें बता रहे हैं, आई एक्सेप्ट इट। मैंने आपसे पूछा कि औरंगजेब, हुमायूं, बाबर को लेकर इतिहासकारों ने लिखा है कि ये हत्यारे थे, क्रूर शासक थे, असहिष्णु थे, इन्होंने मंदिर तोड़े, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया, हमारे गुरुकुल तोड़े, हमारे मंदिर तोड़े, हमारे वेदों की जो पाठशालाएं थी उनको तोड़ा, बर्बाद किया। मैं ये पूछ रहा हूं, इसे लेकर आपके पास क्या जानकारी है? नहीं है तो बता दीजिए। नहीं है, सुनिए, देखिए होता, मैं ये कह रहा हूँ कि जिन साहित्यकारों ने लिखा है, तो ये आज की बात है। पहले साहित्यकारों ने क्या लिखा था? अकबर को बहुत बड़ा बताया था, शाहजहां को बहुत बड़ा बताया था। नहीं तो वो तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने एक कम्युनिटी को प्लीज करने के लिए लिखा। देखिए अमित भाई 30 सेकंड दिएगा। देखिए होता क्या है, जो मुखालिफ पार्टियां होती हैं, जो इक़्तिदार में नहीं होती हैं, उनका एक काम होता है कि मौजूदा हुकूमत के खिलाफ काम करना। आपको मैं बताता चलूं, जब इंदिरा गांधी ने एक मामला रोक लगाई थी नसबंदी पर, तो लालू प्रसाद यादव ने, इसीलिए उनके 9 बच्चे हो गए। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी नसबंदी लगाई तो मैं और बच्चे पैदा करूंगा। तो मजाही अंदाज में उन्होंने नेशनल टीवी में बात कही थी कि मैंने 9 बच्चे इसीलिए इंदिरा गांधी के ने। उन्होंने पाबंदी लगाई, चूंकि मैं विपक्ष में था तो मैं उसको उल्टा काम कर रहा था। यहाँ बात सीधी आ रही है कि औरंगजेब हो, अकबर हो, जयचंद हो, रावण हो, जो भी इस मुल्क के खिलाफ काम करेगा, संविधान के खिलाफ करेगा, उसको सजा दी जाएगी। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि कोई भी मामला होता है, अभी झांगुर बाबा चल रहा था, कोई बाबा चल रहा था, हर मजहब में लोग इस तरह काम करते हैं, लेकिन सजा और टारगेट इसी मुसलमान आता है। अकबर ने बताइए जो काम किया, अकबर की हमेशा लोग तारीफ करी, कई मुख्यमंत्री कई लोगों ने मंदिराम पर तारीफ करी। लेकिन आज आप देखिए जो कक्षा की किताब चल रही, मैंने आपसे बात कही, अगर किताब कक्षा 8 में चालू हो जाएगी और मेरा बच्चा पढ़ तो पढ़ेगा, मैं संविधान को मानता भी हूँ। अगर यहाँ पर ये बात आती है सर घूम फिर के कि आप जयचंद के बारे में कब लिखेंगे, रावण के बारे में कब लिखेंगे, विभीषण के बारे में कब लिखेंगे, वो भी तो हमें मालूम होना चाहिए। और कक्षा 8 में पढ़ाएंगे, मैं बिल्कुल मानूंगा, मैं पढ़ूंगा। लेकिन इतिहासकारों ने जो लिखा है, इतिहास का नाम बताइए। हम बात नहीं करते हैं कि आपने कहा इतिहासकार लिखा, उनका नाम बताइए, सन बताइए। अगर उन्होंने लिखा 1980 में तो हम आपको 1880 की किताब दिखा देंगे उन्होंने क्या लिखा है। तो इस तरह की बात करके हम समझते हैं हिंदू मुस्लिम करके, मैं समझता हूँ मुल्क बहुत आगे बढ़ेगा नहीं, लोग परेशान है। ठीक है, आप बताइए, हर दूसरा घर भूखा है, हर दूसरा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा टॉप का, इसमें बहस कब होगी? तो मैं ये कह रहा हूं, मेरी इतनी बात कहने का मतलब है अमित भाई, आखिरी बार कि इस मुल्क में
चाहे आ रहा हूं, आलोक पांडे आ रहा हूं, आलोक पांडे में आ रहा हूं। देखिए काटिए ना, फिर बोलूंगा नहीं। नहीं शोएब भाई पूरी बात पूरी। उनको बंद कराइए, मंदिर तोड़ा जाए चाहे मस्जिद तोड़ा जाए, उनको बंद कराइए ना, तो उनके खिलाफ मुकदमा ठोकवाऊंगा मैं भी, गलत है। एफआईआर लिखवाऊंगा इनके खिलाफ में। ठीक है शोएब सिद्दीकी आपने बोल लिया, आपने बोल लिया, ठीक है। अमरदीप त्रिपाठी, सच को एक्सेप्ट करने की दिक्कत है या एक नैरेटिव बना दिया गया है? अब शोएब कह रहे हैं कि भाई जो संविधान के खिलाफ है वो दुश्मन है, जो मंदिर तोड़े वो दुश्मन है, जो मस्जिद तोड़े वो दुश्मन है, जो गुरुद्वारे तोड़े वो दुश्मन है। ये एक्सेप्ट करने में क्यों दिक्कत हो रही है? इसको निगलने में दिक्कत क्यों है? इस बात को कि औरंगजेब आक्रांता था, उसने दुश्वारियां पैदा की देश के लिए, उसने तबाह और बर्बाद किया हिंदुस्तान को। ये एक्सेप्ट करने में, ये गले से उतारने में दिक्कत क्यों हो रही है लोगों को? देखिए अमित भाई, पहला नंबर देखिए, अभी शोएब भाई क्या कह रहे थे, इन्होंने कहा कि रावण की बात लिखी जानी चाहिए, विभीषण की बात सब लिखी गई है, रावण विभीषण लिखे गए भाई, लिखे गए। हाँ। देखिए सबकी बात लिखी गई है, इनके उनको शायद जानकारी नहीं है, नेशनल टीवी पे बैठ के बातें कर रहे हैं, इनको जानकारी नहीं है। और दूसरी बात जो अभी इन्होंने कहा कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, औरंगजेब नपुंसक था, आक्रांता था, लुटेरा था, देश की संस्कृति सभ्यता को बर्बाद करने का कार्य किया। उनकी हिम्मत नहीं हो रही इस देश में, जिस देश का नमक खा रहे हैं उस देश में रहकर नमक खाकर बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो नपुंसक था, वो हत्यारा था, लाखों मंदिरों को तोड़ने का कार्य किया था। ये बोल नहीं सकते हैं क्योंकि ये सांप्रदायिक राजनीति करने का, बैठकर टीवी चैनल पर ये भाषण देने का कार्य कर रहे हैं, बोलने का कार्य नहीं कर रहे हैं। मुस्लिमों के खिलाफ कौन काम कर रहा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मानित करने का कौन काम नहीं किया? भारतीय जनता पार्टी और भारत का एक बच्चा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम है, उनका पूजा करता है, घर में मूर्ति लगाते हैं, घर में फोटो लगाने का कार्य करते हैं, तो मुस्लिम समाज से आते हैं। और छांगुर बाबा की बात कर रहे हैं, छांगुर बाबा जो है हजारों हिंदू बहन बेटियों का धर्मांतरण करवाता है। क्या शोएब भाई उनका समर्थन करते हैं? ऐसे अपराधी, ऐसे आतंकवादी विचारधारा का जिहादी जल्लाद का छांगुर बाबा का समर्थन करते हैं टीवी पर बैठ के? ठीक है, मैंने नहीं किया, मैंने डिबेट दिया। ठीक है आलोक पांडे, कि जो उन्होंने हरकत की थी उसके खिलाफ तो हिंदुस्तान के एक मुसलमान आपके साथ साथ सियासी लीडर छोड़कर। ठीक है आलोक पांडे के पास जा रहा हूं। आलोक, ठीक है शोएब भाई मैं आपके पास आऊंगा। शोएब सिद्दीकी, आई कम टू यू, डोंट वरी। आलोक पांडे जी, शोएब सिद्दीकी जो तर्क दे रहे हैं वो तर्क, वो बातें ठीक है, लेकिन शोएब सिद्दीकी ये एक्सेप्ट करने को भी तैयार नहीं है कि भाई आखिर औरंगजेब आक्रांता था, उसने हमारी संस्कृति को बर्बाद किया, मंदिर तोड़े, हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस बात को एक्सेप्ट करने में, गले से नीचे उतारने में इतनी दिक्कत क्यों है? अरे भाई वो हमारा भाई थोड़ी था, हमारा दोस्त थोड़ी था, हमारे एंसेस्टर्स थोड़ी थे। वो दूसरी दुनिया के दूसरे छोर से आया था, भूखा नंगा था, यहां पर पहुंचकर हमने खाना दिया, हमने पानी दिया, यहां पर आकर उसने दूध और दही देखी, यहां पर आकर उसने अनाज देखा। नहीं तो सिर्फ मांस पे जिंदा रहते थे ये मुगल। उन्होंने आकर यहां देखा कि 4 मौसम होते हैं, यहां पे 90 नदियां बहती हैं, यहां पे हरियाली है, यहां पर फल है, यहां फूल है। रेगिस्तान में सूखी मिट्टी में रहने वाले मुगल यहां पर आकर तो उन्होंने देखा कि फल भी कोई चीज होती। ये एक्सेप्ट करने में दिक्कत क्या है कि भाई वो आक्रांता था, उसने नुकसान किया। आलोक पांडे, एक बात बताता हूं, जब बाबर आया भारत तो उसने कहा काबुल की गरीबी दोबारा नहीं। ये लाइन है जी चिल्ले लाही की, काबुल की गरीबी दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी। हाँ। तत्कालीन टेक्स्ट उसी समय की बात बता रहा। तो जो भारत में उस समय औरंगजेब के समय में विदेशी यात्री आए थे, या जो औरंगजेब ने इतिहास लिखवाया, जो गजट किया, उस गजट के अनुसार कह रहा हूं मैं कि औरंगजेब हत्यारा था, लुटेरा था, बलात्कारी था। लेकिन आलमगीर मानने वाले औरंगजेब को अपना मानसिक जो माई बाप मानने वाले को दिक्कत है इस समय, तो संविधान के पीछे छुप जाएंगे। वो कहेंगे विभीषण और रावण हर साल जलाया जाता है, यहां किताबों में नहीं, प्रैक्टिकली जलाते हैं उसे बना करके। औरंगजेब को आप पूजते हैं और हम रावण को जलाते हैं। पढ़ाने की बात आप कर रहे हैं, हम तो उसे जलाते हैं, सबक सामने मेरा लगा के जलाते हैं बुराई के रूप में। आपकी हिम्मत है औरंगजेब को जलाने की? जला के दिखाइए। आप बात नहीं कर पाते, संविधान के चोले के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। संविधान का औरंगजेब से क्या लेना देना? औरंगजेब थे क्या संविधान के समय में जिस समय आप बात कर रहे हैं? आपको 1950 से संविधान मिलेगा ना, 16 17 18 में कहा संविधान। तो औरंगजेब
संविधान का अपमान कर रहे हैं। राष्ट्र नायकों का केवल सम्मान होगा, राष्ट्र विरोधियों का सम्मान करने वाला व्यक्ति राष्ट्र विरोधी है। इस बात को ध्यान रखे वो हर व्यक्ति जो संविधान के चोले में छिप करके राष्ट्र विरोधियों का महिमा मंडित करने की कोशिश करता है। इसलिए औरंगजेब को प्रमुख मानना, अपना आलमगीर मानना इस देश के मुसलमानों को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, शोएब आप कुछ ऐड करना चाहे? शोएब सिद्दीकी, आप कुछ कह रहे थे। शोएब सिद्दीकी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, अमरदीप मेरे साथ, अमरदीप त्रिपाठी। अमरदीप, अब अभी कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ नहीं है, कुछ टेक्निकल ग्लिच है, शायद वो कुछ वक्त में जुड़े हैं। अब इतिहास सही पढ़ाना जरूरी है या इतिहास को अपने हिसाब से सही पढ़ाना जरूरी है? देखिए अमित भाई, इतिहास सही पढ़ाना जरूरी है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने तरीके से वोट बैंक की राजनीति करते हुए एक समुदाय को खुश करने के लिए अपने तरीके से तोड़ मरोड़ कर देश की जनता तक इतिहास को पहुंचाने का कार्य किया, ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। इसको काले अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, काले अध्याय के रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अगर देश का बच्चा सही इतिहास को जानने का प्रयास कर रहा है, जान रहा है, उसको सही इतिहास पढ़ाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कम से कम एक भारतीय नागरिक होने के नाते इस बात का सम्मान होना चाहिए। और जिस प्रकार से आक्रांताओं के द्वारा देश के संस्कृति सभ्यता को मिटाने का कार्य किया गया, हमारे न जाने कितनी धरोहरें थी उनको मिटा दिया गया, उनको तोड़ मरोड़ दिया गया, कितनी लाशें बिछा दी गई, उस पर कभी चर्चा हम नहीं करते हैं। और ऐसे सोहेब जी जैसे लोग बैठे हुए हैं जो भारत का नमक खाते हैं लेकिन उसको गद्दार कहने की हिमायत नहीं कर पा रहे हैं। डॉक्टर आलोक पांडे जी ने कहा रावण को जलाते हैं, हम हर साल जलाते हैं, बड़ा करके जलाते हैं, निश्चित रूप से सबको पता है। तो औरंगजेब को और अकबर को क्या जलाया जाए, ये मुस्लिम कम्युनिटी के जो जननायक सोहेब जी जो बैठे हुए हैं, जो ठेकेदार बैठे हुए हैं, इनको इसी आपके नेशनल टीवी से कहना चाहिए, प्राइम न्यूज से, कि आगे से जो है अकबर को और बाबर को और औरंगजेब को जलाया जाएगा, उसका पुतला बना करके। अगर इनकी हिम्मत है तो बताएं। इन्होंने कहा कि संविधान का विरोध है, जो संविधान के खिलाफ कार्य करता है, तो उसने मंदिर को तोड़ा है, संस्कृति को नेस्तनाबूद किया है, तो उसके पुतले को जलाया जाना चाहिए। लेकिन यह नहीं कह सकते हैं छांगुर बाबा की हिमायत कर रहे हैं, जिसने हजारों हिंदू बहु बेटियों को, हजारों हिंदू बेटियों का बाकायदा रेट लगाकर, ब्राह्मण क्षत्रिय की बेटी है तो 15 लाख, दलित ओबीसी की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं कांग्रेस के नेता। आज न समाजवादी पार्टी का पीडीए दिखाई दे रहा है और ना कांग्रेस का पिछड़ा दलित दिखाई दे रहा है, जहां पर दलित और पिछड़े समाज के बेटियों के लिए बाकायदा लिस्ट जारी किया जा रहा है कि छांगुर बाबा लिस्ट जारी कर रहे हैं, इनका जो है धर्मांतरण करवा रहे हैं, जोर जबरदस्ती करवाया जा रहा है। आज जो है समाजवादी पार्टी के नेताओं के मुंह में दही जम गया है और कांग्रेस के भी, ये भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक समुदाय के लिए इन्होंने हमेशा काम किया, धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति की है। ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात है। जी अमित जी, मेरी शोएब में शोएब सिद्दीकी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूं। हाँ शोएब सिद्दीकी, जैसे कि आपने संविधान का हवाला दिया, आपने कहा कि जो गलत कर रहा है वो गलत कहने से मैं गुरेज नहीं करूंगा, जो संविधान के खिलाफ है, जो देश के खिलाफ है, जो धर्म के खिलाफ है, उसके खिलाफ मैं हूं। लेकिन अब किताब को अलहदा रखिए, इतिहास के बारे में बात करते हैं। चलिए, किसी राइटर ने अपने मनपसंद, क्योंकि इतिहास भी बहुत मैनिपुलेट किए जाते हैं, किसी को कोई पसंद होता है, कोई कैरेक्टर बहुत पसंद होता है तो उसके बारे में बहुत महिमा मंडन होता है, किसी को कोई कैरेक्टर पसंद नहीं है तो उसका महिमा मंडन नहीं होता है। जब भी कोई प्ले लिखा जाता है तो राइटर अपने पसंद के किरदार को बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखता है, और जो किरदार उसे पसंद नहीं आता उसके बारे में बहुत सारी बातें अनर्गल लिख दी जाती हैं। ये राइटिंग का एक फॉर्मेट है। लेकिन इस बात को एक्सेप्ट करना कि जो गलत है जो सही है, इसको बोलने में, इसको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है? औरंगजेब आक्रांता था, मंदिर तोड़ा, बर्बादी की, देश को नुकसान पहुंचाया, इसको हाँ कहने में, इसको डिट्टो करने में प्रॉब्लम क्या है? मुझे समझ में नहीं आता। आप संविधान की बात कर रहे हैं, आप दुनिया भर के आपने एग्जाम्पल दिए, दैट आई एक्सेप्ट, मैं मानता हूं, इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन ये भी कहने में क्या गुरेज खा रहे हैं कि भाई जो गलत है तो बोल दीजिए गलत है, उसमें क्या प्रॉब्लम? मैंने हमेशा बात कही कि जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है।
हाँ। अभी त्रिपाठी जी शायद बोल रहे थे, हाँ। वो मेरी बात को दूसरे वे में ले गए। त्रिपाठी जी थे ना? हाँ जी, अमरदीप त्रिपाठी थे। अभी त्रिपाठी जी बोल रहे थे ना सर? जी जी जी, वही थे। हाँ, त्रिपाठी जी से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, त्रिपाठी जी मेरी बात को गलत वे में ले गए, उन्होंने दूसरा वे ले लिया। आप मेरी डिबेट को पिछली डिबेट दिखाइएगा। हाँ। मैंने हमेशा कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, आपने हमेशा कहा। पहले मैं हिंदुस्तानी बात पे पूछूं, मैंने एक बात ये कही, उन्होंने जो है कुछ बातें निगेटिव लेके चले गए। मैंने कहा जो भी गलत करेगा हिंदुस्तान में, चाहे वो शोएब सिद्दीकी हो, चाहे अमित हो, चाहे त्रिपाठी जी कोई भी हो, उसके लिए कानून बराबर है। अगर औरंग जितनी बातें आप बता रहे हैं जो गलत है वो गलत, तो कहने क्या बात है? तो मैंने यही बात कही कि जिस तरह की जो साहित्यकार ने लिखा है, कम से कम वो डेटे मालूम हो जाए तो हम भी देखें। और झांगुर बाजवा की आप बात कही, मैंने झांगुर बाबा पे 10-15 डिबेटें थी, 2 चैनल पे तो आपने थी, मैंने एक बार भी सही कहा तो बताइए। मैंने हमेशा ये बात कही कि मुल्क संविधान से चलता है, संविधान के खिलाफ कोई भी होगा उसके साथ कार्रवाई की जाएगी। तो एनसीईआरटी ने जो किया सही है गलत है? शोएब भाई, एनसीईआरटी ने जो लिखा है वो सही है गलत है? क्योंकि एनसीईआरटी ने भी तमाम हिस्ट्री के फैक्ट फिगर्स चेक करने के बाद ही इस किताब की संस्तुति की इस चैप्टर को ऐड किया। शोएब डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ शोएब क्या कह रहे सर? मैं ये कह रहा हूं शोएब कि अगर एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को ऐड किया तो बहुत स्टडी की, हिस्ट्री के फैक्ट चेक्स किए, उसके बाद इस चैप्टर को संस्तुति मिली है, ये चैप्टर ऐड किया गया, ये पब्लिश हुई है किताब, तो हो सकता है कि पहले के इतिहासकार गलत लिख गए हों। अगर वो आवाज आपकी कट रही, साफ समझ में आ रहा क्या पूछा जा रहा है? भाई ये कह रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है सर, तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरी साफ आवाज आ रही, मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैंने हमेशा कहा कि हर मुसलमान संविधान को मानता है, वो कक्षा 8 में किताब में दाखिल होगा। अगर कक्षा 8 में कोई बच्चा भी होगा, जाहिर वो तो पढ़ना आ रहेगा, कैसा भी आएगा। और मेरी हमेशा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से गुजारिश रही है कि जो भी संविधान के खिलाफ है उसको एक्शन लिए, लेकिन निष्पक्ष जांच भी की जाए। अगर शोएब सिद्दीकी ने गलत कहा हो, या जयचंद ने गलत कहा हो, या औरंगजेब ने गलत कहा हो, या अकबर ने गलत कहा, सबके संविधान बराबर है। लेकिन पुरानी बातें, जैसे दौर में भी कांग्रेस के पर्सन ने अच्छी बात कही और समाजवादी पर्सन ने अच्छी बात कही, जो आने वाले कल के मसाइल में सोचिए, उसमें से क्या मिलेगा किसी को जो कल गया। आज आप देखिए, बेरोजगारी पे बात करता नहीं, मेडिकल पे बात करता नहीं, इसकी बेरोजगारी उससे मैं खिलाफ नहीं हूँ। जो गवर्नमेंट कहेगी इधर उधर भाग ना पाए। त्रिपाठी जी ने मेरी बात क्योंकि इस पर दिख नहीं रहे, वाला सामने बात करता। ठीक है आलोक पांडे, ठीक है शोएब मियां, ठीक है आई कम टू आलोक पांडे। वो कोट कर रहा हूँ आलमगीरनामा, औरंगजेब के समय का ऑथेंटिक इतिहास लिखा है, औरंगजेब के समय बुक लिखी गई है जी। तो औरंगजेब के शासनकाल में 1669 में ये आलमगीरनामा में है, औरंगजेब के गजट है, उसके आदेश से 1669 में कई मंदिरों को तोड़े जाने की बात कही गई है, काशी विश्वनाथ मंदिर जिसमें शामिल है। आलमगीरनामा में इन घटनाओं का उल्लेख है, जिससे पता चलता है औरंगजेब ने मंदिरों को नष्ट करने के आदेश दिए थे। आलमगीरनामा औरंगजेब के गजट हैं, औरंगजेब के लिखित आदेश हैं। 1669 1669 आलोक जी 1669 में उसने सिर्फ बनारस के नहीं, बनारस के आसपास के बहुत सारे मंदिर तोड़े। काशी विश्वनाथ मंदिर उसमें से एक है, लॉर्ड विश्वेश्वर का जो पुराना मंदिर था वो उसमें है, दुर्गा कुंड का मंदिर है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे मंदिर थे जो तोड़ने के आदेश दिए गए, जिसमें काल भैरव मंदिर भी है। ठीक है, लेकिन अमरदीप त्रिपाठी के वो खंडित मिल रहे हैं, सब इन्हीं मुगलों के तरफ तोड़े हैं। खजुराहो मंदिर तक खंडित किए गए। अब जिस मंदिर में जाएंगे, जो मंदिर खंडित मिलता है सब मुगलों द्वारा ही खंडित किए गए हैं, एक मंदिर थोड़ी ना है। हाँ, अमरदीप त्रिपाठी, मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ नहीं है, लेकिन सवाल बहुत मौजूद बनता भी है कि एक कौम को संतुष्ट करने के लिए, उसके तुष्टीकरण करने के लिए आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक गलत हिस्ट्री उसको पढ़ा रहे हैं, उसको अपने बारे में नहीं पता, उसको अपने मुल्क के बारे में नहीं पता, उसे अपने इतिहास नहीं पता कि जो लोग बुरे थे वो अच्छे बता दिए गए, जो अच्छे थे वो बुरे बता दिए गए। जयचंद के बारे में लिखा जाना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि जो मुस्लिम आक्रांता जिनसे हमारा कोई सरोकार नहीं था, उनके बारे में अच्छा बुरा बोलने से क्यों लोग इतने परेशान हैं? अमित भाई, आज कांग्रेस के प्रवक्ता की हैसियत नहीं है जो आपने टॉपिक छेड़ा है इस पर बात करने के लिए। कांग्रेस के किसी नेता की जो है हैसियत नहीं है जो सच को सुन सके, और शायद इसीलिए वो चले गए डिबेट छोड़ के। जी
बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मुद्दा जो है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कम से कम आपके जो है चैनल के माध्यम से देश की जनता को सच्चाई पता चल रहा है कि किस प्रकार से कांग्रेस ने जो है एक समुदाय को खुश करने के लिए सत्ता की हवस में, लोभ लालच में पूरे इतिहास के पन्नों को बदल देने का कार्य किया गया। वो सिर्फ बच्चों को सिर्फ नहीं पढ़ाया गया, पूरे भारत के इतिहास को, जो कल का बच्चा था हमारे जैसे, आपके जैसे, जो हम लोगों ने पढ़ा था अकबर महान था, आज इस उम्र में जाके पता चलता है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कि अकबर महान नहीं था, अकबर तो हत्यारा था, हमारे पूर्वजों का हत्यारा था। और जो सोहेब भाई बैठे हुए हैं, जो ठेकेदारी कर रहे हैं, जो औरंगजेब अकबर का, मैं बड़े संवेदनशील मुद्दे पर बोल रहा हूँ, बड़ी जो है विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि सोहेब भाई के अगर इतिहास को चेक किया जाएगा, इनके पूर्वजों को चेक किया जाएगा, वही नपुंसक औरंगजेब और अकबर ने मिलकर इनके पूर्वजों को जबरदस्ती, चाहे भाले के नोक पर, चाहे डरा के, धमका के उनका धर्म परिवर्तन किया, उनको कन्वर्ट किया। भाई आज इस्लाम कबूल किए हैं। बिल्कुल, इस सच को समझना चाहिए। जो सोहेब भाई के पूर्वजों के साथ में भाले के नोक पर उनके पूर्वजों को डरा धमका के इस्लाम कबूल कराया, धर्म परिवर्तन कराया, आज उनके कम से कम सोहेब भाई जैसे लोग पढ़े लिखे हैं, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। जो आक्रांता था, जो हत्यारा था, जो नपुंसक था, वो था, इस बात को इनको कबूल करना चाहिए था। हम लोग देखिए, अमरदीप त्रिपाठी है, डॉक्टर आलोक पांडे बैठे, हम तो ब्राह्मण समाज के हैं। रावण ब्राह्मण था, विद्वान था, ब्राह्मण था, लेकिन रावण को जलाने का कार्य ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने ही किया है। बाकी ना तो ओबीसी, दलित या क्षत्रिय वर्ग के लोग पहले नहीं आए, ब्राह्मणों ने ही प्रथा चलाई कि रावण को जलाया जाएगा, क्योंकि अहंकारी था, अत्याचारी था, धर्मी था। और सोहेब जैसे जो लोग हैं समाज के, जो संरक्षक है, अगर वो भारतीय हैं, भारतीयता में विश्वास करते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे औरंगजेब का और अकबर का पुतला जलना चाहिए आने वाले समय में। ठीक है, शोएब सिद्दीकी, इस बात में कोई दो राय नहीं है, ना तो रायशुमारी की जरूरत है। पश्चिम यूपी की पूरी बेल्ट आप देखेंगे, वहां पर राजपूत हैं, चौधरी हैं, जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। उनका नाम क्या है? मोहम्मद, और उसके बाद चौधरी लगा हुआ है, अकरम शिराज चौधरी। ये जितने राजपूत और परमार ठाकुर थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कन्वर्ट किया, अगर वो एक्सेप्ट भी करते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम लोग राजपूत हुआ करते थे, लेकिन हमारे दादाओं परदादाओं ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो हम सब तो इंडियन रेस ही हैं, लेकिन आक्रांता आए, उन्होंने अपने फेवर के लिए, अपने फायदे के लिए बहुत सारे हिंदुस्तानियों को कन्वर्ट भी करा दिया। शोएब सिद्दीकी, हो सकता है आप भी हिंदू रहे हों, आपके एंसेस्टर्स को कन्वर्ट कराया गया हो जबरन, ये भी तो हो सकता है। ऐसा है, जब मुल्क आजाद हुआ था 1947 में जी, उसके बाद से आज तक हिंदुस्तान में मुसलमान रिश्तेदार में कोई हुकूमत नहीं बनी। ठीक है, बहुत बैरागी बात बता रहा हूँ, देखिएगा जी, क्योंकि डिबेट पे बहस करने से टॉपिक में बात नहीं बढ़ती। 1847 में जब मुल्क आजाद होने के लिए जंग छेड़ी गई, तो उसमें मुसलमान भाई का भी हाथ था, हिंदू भाई का तो था ही। आजादी के बाद से आज तक कोई एक साल एक दिन बता दिए कि सेंट्रल में मुसलमान हुकूमत रही हो, तो उस वक्त जो किताबों में लिखा गया वो भी आपका था, मैंने कबूल किया। आज जो आप लिखेंगे वो भी मैं कबूल करूंगा, मगर आज जब कोई बात आती है तो आपसे मुसलमान टारगेट लेते हैं। मैंने हमेशा आपसे कहा कि एक आरजू नहीं, हर आरजू तो ये है लाकर जरा सिरक दो खाके वतन कफन में। कब हिंदुस्तान में त्रिपाठी जी और शोएब साहब ये बोले कि हिंदू दिखाई दे, कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही है कि इंसान दिखाई दे? ये वो वाला मुल्क था। ये हल्की सस्ती शोहरत पाने के लिए हम लोग उनको कहाँ लेके जा रहे हैं? आप बताइए, वो मुल्क है कश्मीर में इंसान दिखाई दे, मुसलमान आगे रहता है, ईद में हिंदू भाई आगे रहता है, हमारे हिंदू भाई जा रहा है, हम लोग जाते हैं अभी। ठीक है, आलोक पांडे, ठीक है, शोएब पॉइंट अगेन, शोएब पॉइंट अगेन। मैं उसमें शरीफ बात आप काटते हैं, फिर अमीर भाई गलत बात है। नहीं, आप बात पूरी करिए, शोएब बात पूरी करें। देखिए, मैं नेशनल चैनल से वो पैगाम पहुंचाता हूँ कि बाहर अमन जाए, मैं लड़ झगड़ के नहीं आता हूँ जी। त्रिपाठी जी मेरे बड़े भाई, मेरे राम है, मैं उनका लक्ष्मण उनकी बता रहा हूँ। आपकी 5 बड़े मंगल हुए थे, एक शोएब सिद्दीकी बता रहा है, कोई हिंदू नहीं बता रहा है। मैं 5 बड़े मंगल में गया, शनिचर को जो बटा प्रसाद मैं उसमें शरीक रहा, उससे पहले 8 मंगल भी गुजरे हैं। तो ये जो गंगा जमुनी की मिसाल इस मुल्क की दुनिया को दी जाती है, हमें तो लगता है इस मुल्क को किसी मुल्क की नजर लग गई। तो इस तरह की शोएब सिद्दीकी हो,
ईद में शामिल होते सुखद की किताब को मानता था। बात कही तो और उसमें मानने में शामिल होने की नहीं है, लेकिन इस तरह की बात करके मैं आप गलत तरीके से कोट कर रहे हैं, औरत को कॉन्टेक्ट करिए। ठीक है शोएब, आलोक पांडे को सुन लेते हैं, आलोक पांडे को, आलोक पांडे, ठीक है, ठीक है, आलोक पांडे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो ये गंगा चपनी तहजीब और हम मंगल जा रहे हैं और हम ईद में इनके यहाँ खाने जा रहे हैं, ये बात ये नहीं है। बात यह है कि औरंगजेब हत्यारा था, वो हिंदुओं के मंदिरों को नष्ट करता था, उसने हिंदुओं के मंदिरों को नष्ट किया, उदयपुर से लेकर काशी से लेकर भारत के प्रमुख नॉर्थ इंडिया के मंदिरों को। तो क्या इस जो मुस्लिम धर्म मानने वाले लोग हैं वो औरंगजेब को अपना नायक मानना बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? आप मंदिर में आए या ना आए, आप मंगलवार माने या ना माने, लेकिन औरंगजेब राष्ट्र विरोधी था, राष्ट्र नायक नहीं था, इसे स्वीकार करिए। आप लाइव डिबेट में स्वीकार नहीं कर रहे, दाएं और बाएं बात रहे, फिर दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। मुझे गंगा जमनी तहजीब नहीं सीखनी आपसे। भारत में गंगा जमनी तहजीब इसलिए जिंदा है क्योंकि हिंदू मेजोरिटी में है। जम्मू कश्मीर में गंगा जमनी तहजीब कहां मर गई थी जब हिंदुओं को काट डाला गया वहां? चली गई गंगा जमनी तहजीब। तो इसलिए हमें गंगा जमनी तहजीब का पाठ मत पढ़ाइए, औरंगजेब के साथ खड़ा होना बंद कर दीजिए, उसको डिफेंड करना बंद करिए, इससे बात बनेगी। मंगलवार को आप रहते हैं, व्रत करते हैं, नहीं करते हैं, या हम आपके त्योहार में शामिल होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि राष्ट्र की धारा के साथ आप हैं या नहीं है। और अगर राष्ट्र की धारा के साथ थे 1947 में पाकिस्तान कैसे बना और 90% मुसलमानों ने पाकिस्तान क्यों दिया? राष्ट्र की धारा में साथ थे तो साथ रहे थे। हिंदू ने पाकिस्तान मांगा था 1947 में, किन हिंदुओं ने पाकिस्तान मांगा था? मुसलमानों ने मांगा था, और 90% इस देश के मुसलमानों ने पाकिस्तान मांगा था। फिर गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं आप। क्यों लिया पाकिस्तान आपके पुरखों ने? आपके पुरखों ने पाकिस्तान लिया था, हमने बंटवारा कराया था? नहीं कराया था, आपके पुरखों ने बंटवारा कराया था। शोएब सिद्दीकी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आलोक पांडे, लेट्स टेक आंसर फ्रॉम शोएब सिद्दीकी। शोएब मियां जवाब दीजिए, फिर मैं प्रदीप जी के पास आऊँ, अमरदीप जी के पास आऊँ। देखिए ऐसा है, हमारे बड़े भाई हैं जो कह रहे हैं, जाहिर सी बात है, वो कह रहे हैं, उनकी बात मैं काटूंगा नहीं। लेकिन आप ये सर बताइए, जब मुल्क आजाद हुआ था तो उस वक्त जिन मुसलमानों को पाकिस्तान जाना था वो चले गए जी, उनसे हमें मतलब नहीं है। मैं आपके चैनल से कह रहा हूँ, मैंने हमेशा बात कही कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। आलोक पांडे सुन लेते हैं, आलोक पांडे सुन लेते हैं। हाँ शोएब पांडे सुन लिया सी बात। छोटा भाई आपका सीखने गलत से आया है, मुकम्मल सिर्फ अल्लाह है, हम आप मुकम्मल सिर्फ अल्लाह है जी। बोले जो मुसलमान या रुक गए सर भाई, आप बताइए किसी गवर्नमेंट ने बात कही कि मुसलमान बाहर जाए? आप बताइए, पाकिस्तान जो हमारे हाथ से चला गया वही गम मुझसे नहीं झेला जा रहा है। उसके बाद पाकिस्तान से टुकड़ा हो गया, बांग्लादेश बन गया, बांग्लादेश बन गया। बताइए आप, एक मुसलमान अगर इस तरह बोलता, बताइए। आज भी मैं आपसे कह रहा हूं कि एक एक मुसलमान इस मुल्क में जान देता था, जान देगा, जान देता रहेगा। लेकिन आज टारगेट से मुसलमान कह रहे हैं। मैंने ये बात कही ना कि 47 के बाद से कभी मुसलमान की हुकूमत रही हो हिंदुस्तान में? बताइए, 47 से 25 तक। उस वक्त जो किताब में था उसको मैंने माना, उसके बाद जो आया उसको माना। कोई एहसान नहीं किया मानने पर। देखिए इस देश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, पार्टियां होती हैं, हर पार्टी को एक सस्ता और जो चारा होता है मुसलमान नजर आता है। कोई बात नहीं, मुसलमान को ले लो। मैं ये चाहता हूँ कि इस देखिए मैं बात करूँ, मैं उनके और जो भी कानून बनेगा मैं उसके पास जा रहा हूँ, ज्यादा वक्त नहीं। शोएब मियां, आई एम वेरी सॉरी, आलोक पांडे जी, मुझे आई हैव टू गो टू अमरदीप त्रिपाठी ऑल्सो। अमरदीप जी, एक बात बताइए, आज भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर मुसलमान ऐसा है, हिंदुस्तान के बहुत सारे खित्ते में इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, कई इलाकों में पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते हैं, कई इलाकों में सनातन धर्म के खिलाफ साजिशें की जाती हैं। इस बात से तो आप मना नहीं कर सकते अमरदीप, और ये बहुत सारे ऐसे सबूत भी मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं, पढ़ी हैं, इन्वेस्टिगेशन में भी निकल कर आई हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। चलिए, शोएब सिद्दीकी बहुत सुलझे हुए मुसलमान हैं और मैं इनके साथ कई डिबेट कर चुका हूं, बहुत बेबाक है। इन्होंने छांगुर के लिए बोला था कि वो गलत कर रहा है और उस पर लगाम लगनी चाहिए और वो इस्लाम को बदनाम कर रहा है। लेकिन एक तबका इस्लाम में एक तबका ऐसा भी है जो
औरंगजेब को सपोर्ट करता है। एक तबका छोड़िए, एक पॉलिटिकल पार्टी ही पूरी ऐसी है जो औरंगजेब और बाबर और हुमायूं के लिए जिंदाबाद के नारे लगवाती है। अमरदीप, देखिए अमित भाई जो है, शोएब जी हो या सलमान भाई हो, कोई भी हो, देश में रहने वाला मुसलमान अगर छांगुर बाबा का समर्थन करेगा, औरंगजेब का समर्थन करेगा, अकबर का समर्थन करेगा, तो आने वाले समय में भी इस तरीके से जो पाकिस्तान के क्रिकेट मैच होगा, अगर पाकिस्तान जीतेगा, भारत में पटाखे फूटेंगे। ये बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक भारत का मुसलमान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के आदर्शों पर नहीं चलेगा, देश में जो है ठीक है अमरदीप, बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब मियां आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो। वक्त थोड़ा सा कम है, नहीं तो मैं कोशिश करता कि और वक्त दूं, क्योंकि डिबेट बहुत लंबी छिड़ेगी। यहां हम रुकेंगे थोड़ी सी ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार।